नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रिफाइन स्टडी पॉइंट्स में। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा और इस चैनल में अभी जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो है राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10वीं, जिसके एग्ज़ाम 2020 के 30 जून को होने वाले हैं। तो उसको देखते हुए इस चैनल में अभी वीडियो 10वीं क्लास के रिवीजन के वीडियो जो है गणित के वो अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं इस चैनल में, जिनमें से है आपके बहुपद वाली प्रश्नावली, तीसरी जो प्रश्नावली है, उसके बाद में है आपके दो चर वाली रैखिक समीकरण और असमगायित चौथी प्रश्नावली, निर्देशांक ज्यामिति 9वीं प्रश्नावली, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिसमें आपके आते हैं माध्य माध्यिका बहुलक 17वीं जो प्रश्नावली है उसके वीडियो भी आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट है जिसमें आपके 3 प्रश्नावलियां हैं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, ठीक है। इस तीनों के जो वीडियो हैं वो इस चैनल में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली जो प्रश्नावली है 16वीं, उस प्रश्नावली के वीडियोस भी आपको इस चैनल में मिल जाएंगे, जिनके लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे देख के ले सकते हो या फिर ऊपर आई वाले बटन पे भी आपको क्लिक करके उन वीडियोस को आप देख सकते हो, जिनको आप देखिए और अपना जो ज्ञान है, अपना जो नॉलेज है और अपना जो नंबर है वो आप एग्जाम के हिसाब से थोड़ा और बढ़ाइए। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं आपकी 15वीं प्रश्नावली, जिसका नाम है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। इसके वीडियो आपको, इस पार्ट के वीडियो जो है इसमें आपको मिलेंगे। आज वाले वीडियो में हम इसी पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या मेन फॉर्मूले हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं एक वृत्त के बारे में। जैसे एक वृत्त बना रखा है आपके सामने, जिसका केंद्र है मान लीजिए O और त्रिज्या है इसकी R। त्रिज्या आप जानते हो क्या होता है, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाती है। और वृत्त की परिधि का मतलब हो गया ये जो वृत्ताकार हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये जो एक तरह से आप कह सकते हो, अगर मैं इस पथ पर मैं गति कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब मैं गति कर रहा हूँ वृत्त की परिधि पर, ठीक है। तो ये होती है वृत्त की परिधि, ठीक है। क्या होती है, वृत्त की परिधि, जिसका सूत्र जो होता है, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2πr, जहां पाई की वैल्यू ली जाती है 22/7 या फिर 3.14। और साथ ही साथ वृत्त का क्षेत्रफल की जब अगर मैं बात करूं, आप सभी जानते हो इसका फॉर्मूला होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल से मेरा तात्पर्य है ये छायांकित भाग, ठीक है, ये जो पूरा भाग है वो कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल, वो चीज है वृत्त का क्षेत्रफल। अब इस पर डिपेंड कुछ छोटे से सवाल हैं, कुछ सवाल लेते हैं और देखते हैं कि इन चीज़ों से लेते हुए सवाल किस तरह के आपकी बुक में है और किस तरह के एग्जाम जो है, एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। देखिए एक सवाल लेते हैं हम जो काफ़ी आसान सा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें समझने लायक बात भी है। देखो क्या दे रखा है कि एक साइकिल का पहिया है जो 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। तो आपसे पूछा गया है कि इस पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट देखिए आप कि अगर साइकिल का पहिया जब घूम रहा है, ठीक है, तो उसमें उसका कौन सा हिस्सा काम आ रहा है दूरी तय करने में, उसका काम आएगा परिधि, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई साइकिल का पहिया है, क्लियर। अब ये जब ऐसे रोटेट कर रहा है, ये चल रहा है, ठीक है ना, तो इसका कौन सा काम आ रहा है, कौन सा हिस्सा काम आ रहा है, ये वाला जो वृत्ताकार हिस्सा है, या आप कह सकते हो इसकी परिधि, क्लियर। तो परिधि जो है वो काम आ रही है, क्लियर। तो 11 किलोमीटर चलने में वह कितने चक्कर लगा रहा है, 5000 चक्कर लगा रहा है। तो एक चक्कर में जो तय दूरी होगी, चाहे जितनी भी होगी, वो क्या होगी, उसकी परिधि के बराबर होगी, क्लियर। तो हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि भैया 5000 चक्कर लगाने में जो दूरी तय हो रही है वो कितनी दे रखी है, 11 किलोमीटर दे रखी है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक चक्कर लगाने में दूरी कितनी तय होगी, 5000 का भाग दे देंगे, ठीक है। ये बात होगी किलोमीटर की। अब चूंकि ये मान पॉइंट में जा रहा है तो हम एक काम कर लेते हैं कि इस किलोमीटर को हम मीटर में और फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से, आप जानते हो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे किलोमीटर को अगर 1000 से गुणा कर देंगे तो यहाँ तक की जो बात है ये बात हो जाएगी किसकी, मीटर की। और भी अगर हम इसको छोटा करना चाहें, छोटी यूनिट में लेके आना चाहें, तो हम 100 से गुणा कर देंगे, अर्थात अब ये किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा, क्लियर। देखिए किलोमीटर
था ये पहले, इसको हम 1000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर, और उसको फिर मैं 100 से गुणा करूंगा क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो 100 से गुणा करने के बाद ये पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, सेंटीमीटर की हो जाएगी, जिसमें आप देख सकते हो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे और ये 5 से जो है ये 100 कटेगा कितनी बार, 20 बार, और 11 × 20 जब आप करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 220 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये जो 220 सेंटीमीटर आई है दूरी, वो क्या है, एक चक्कर लगाने में तय दूरी है। क्लियर। अब एक चक्कर का मतलब अभी हमने समझा है कि परिधि के बराबर है, और आप जानते हो कि वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2πr, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि परिधि बराबर कितनी होगी, 220 सेंटीमीटर, या फिर 2πr बराबर 220। अब यहाँ से आप पक्षांतन करके पाई का मान 22/7 लिखने के बाद पक्षांतन करके आप r का मान भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक छोटी सी कैलकुलेशन कम करके भी आप अपना समय बचा सकते हो। क्या है कि अगर आप r का मान निकालेंगे तो आपको त्रिज्या तो पूछी हुई नहीं है, आपसे क्या पूछा गया है, व्यास पूछा हुआ है। तो अगर आपने r का मान निकाल लिया तो कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर आपको उसका डबल करके व्यास लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम केवल 22/7 को इधर भेजते हैं, ठीक है, 2 और r दोनों को यहीं रख लेते हैं, ठीक है ना। तो 22/7 जब इधर जाएगा तो 7 कहाँ चला जाएगा, गुणा में 220 के, और 22 कहाँ चला जाएगा, बट्टा में। जो 22 जो है ये 220 से कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा, और 10 × 7 कितना आ जाएगा, 70 जो मान आएगा ये किसका आएगा, 2r का आएगा। और 2r का अर्थ क्या होता है, वृत्त का व्यास, क्योंकि व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। तो 2r या व्यास बराबर कितना आ जाएगा, 70 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट रखना है इसका। अब देखते हैं, समझते हैं एक और कंसेप्ट, वो है आपके त्रिज्य खंड का। अब ये त्रिज्य खंड क्या होता है, जैसे देखें, मान लीजिए ये एक वृत्त है जिसका केंद्र है मान लीजिए O, ठीक है, और ये दोनों जो रेखाखंड आपको नजर आ रहे हैं, मान लीजिए A और B अगर मैं नाम दूं तो OA और OB क्या है, इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इन त्रिज्याओं और इस वृत्त की परिधि इसको मिलाते हुए ये जो छायांकित भाग है ना, आप देख सकते हो, ये जो भाग है वो कहलाता है त्रिज्य खंड, ठीक है। इन दो त्रिज्याओं की वजह से इस वृत्त के दो टुकड़े हुए हैं, एक तो ये टुकड़ा छायांकित जो भाग है, और एक ये जो एरिया है जिसको मैंने छायांकित नहीं कर रखा है, ये भी क्या है, त्रिज्य खंड है। ये छोटा वाला हिस्सा कहलाता है लघु त्रिज्य खंड, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है जो छायांकित मैंने नहीं किया है वो है आपका दीर्घ त्रिज्य खंड। अब इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे पहले हम देखते हैं इसका एक सूत्र है। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, जिसके लिए आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये जो दोनों त्रिज्याएं हैं इन दोनों के बीच में मान लीजिए थीटा कोण है। कितना कोण है, थीटा कोण है, जहां पे थीटा हम ले रहे हैं डिग्री के अंदर, ठीक है, रेडियन में नहीं ले रहे हैं, हम थीटा लेंगे डिग्री में। तब उस कंडीशन में इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, उसका सूत्र होता है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर। अब अगर मान लीजिए आपको, ये तो त्रिज्य खंड का सूत्र है, मान लीजिए आपको चाहे लघु त्रिज्य खंड का ज्ञात करना हो चाहे दीर्घ त्रिज्य खंड का ज्ञात करना हो, कैसे पता चलेगा कि जो दे रखा है एरिया वो लघु त्रिज्य खंड है या दीर्घ त्रिज्य खंड है। देखिए, अगर थीटा जो है वो 180 डिग्री से कम है, इसका मतलब आपके आएगा लघु त्रिज्य खंड, ठीक है। और अगर थीटा जो है 180 डिग्री से ज्यादा दे रखा है, इसका मतलब वो हो जाएगा कौन सा, दीर्घ त्रिज्य खंड। अब सूत्र दोनों का सेम ही है, ठीक है ना। चाहे आप थीटा का मान यहाँ पे रख दीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अगर आपको ये दे रखा हो कि जैसे मान लो थीटा दे दिया 60 डिग्री, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड दोनों आपको ज्ञात करने, दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो किस तरह से ज्ञात करोगे। दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि भैया थीटा अगर 60 डिग्री दे रखा है तो यहाँ पे आप 60 डिग्री लिख के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। अब बात आती है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो वो ज्ञात करके उसमें से जो आपने लघु त्रिज्य खंड क्षेत्रफल ज्ञात किया होगा उसको घटा दीजिए, तो आपके पास दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि थीटा आपको कितना दे रखा था, मान लीजिए 60 डिग्री दे रखा था, ठीक है, तो टोटल ये जो कोण बनता है ना, ये कोण अगर 60 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा, 360 में से 60 घटा लीजिए, मतलब 300 डिग्री आ गया। तो थीटा का मान आप 300 डिग्री रख देंगे तो किसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और इस पर डिपेंड जो क्वेश्चन है, या तो डायग्राम बना रखा होगा इस तरह का, जिसमें आप गौर कीजिएगा कि ऐसा कोई डायग्राम बन रहा हो इस प्रकार का,
है ना। तो यहाँ पे बात होगी किसकी, त्रिज्य खंड की। क्लियर। अगर डायग्राम नहीं दे रखा है, वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब शब्द में दे रखा है, भाषा में दे रखा है, जिसमें अधिकतर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है घड़ी का, कि घड़ी के मिनट की सुई है, घंटे की सुई है या सेकंड की सुई है, वो इतनी देर चली है ना, तो उसके द्वारा जो एरिया कवर होगा उसको ज्ञात कीजिए, उसके द्वारा बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उस कंडीशन में भी आपके काम आएगा त्रिज्य खंड। उसका एक सवाल लेते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको समझते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लेते हैं त्रिज्य खंड पर डिपेंड एक सवाल, जिसमें आपको दिया हुआ है कि एक घड़ी है जिसके घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है और आपसे पूछा गया है कि 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या था, वो सूत्र था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो आपके पास इस सवाल, इस सूत्र में रखने के लिए कौन कौन से मानों की जरूरत पड़ेगी, एक तो जरूरत पड़ेगी त्रिज्या की और एक जरूरत पड़ेगी थीटा अर्थात कोण की। अब त्रिज्या क्या होगी, तो घड़ी के जो घंटे की सुई है ना, तो वो जो जिस तरह से रोटेट करेगी, इस तरह से पूरा राउंड करेगी, है ना, तो वो क्या बनाएगा, एक वृत्त बनाएगा। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वही सुई होगी, अर्थात त्रिज्या की लंबाई तो हो जाएगी घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई अर्थात 6 सेंटीमीटर। तो आर तो आ जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ रही है यहाँ पे कि थीटा जो है वो कितना डिग्री होगा। तो उसके लिए हम किस तरह से समझते हैं, देखो आपको पता है कि जो घड़ी के घंटे की सुई जो होती है वो 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है ना, पूरी इस घड़ी का एक चक्कर लग जाता है और उस पूरे एक चक्कर में कितना कोण बनेगा, 360 डिग्री का। तो हम लिखते हैं कि 12 घंटे में कोण कितना बनेगा, 360 डिग्री का। इसका अर्थ हुआ कि एक घंटे में सुई द्वारा एक घंटे में कितना कोण बनेगा, 360 में हम 12 का भाग दे देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब देखिए एक घंटे में जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का जो बन रहा है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो एक घंटे में जितना कोण बनेगा अर्थात 60 मिनट में वही कोण बन रहा है, तो 60 मिनट में भी कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री का। अब 60 डिग्री का वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कि 60 डिग्री में कितने डिग्री 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हमें पता करना है 90 मिनट में कितना कोण बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपको सवाल में यही दिया हुआ है 90 मिनट, है ना। तो 60 मिनट की जब वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम पहले 1 मिनट की वैल्यू निकालते हैं कि 1 मिनट में जो है सुई द्वारा कितना कोण बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे, 60 मिनट में इतना कोण बन रहा है तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 30/60 अर्थात 1/2 डिग्री या 0.5 डिग्री। क्लियर। अब जब 1 मिनट का आ चुकी है हमारे पास वैल्यू, 1 मिनट की वैल्यू आ चुकी है, तो हम लिखेंगे कि 90 मिनट में कितना कोण बनेगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 90 से। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये 45 बार कटेगा अर्थात 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब इस सूत्र में आपको आर और थीटा इन दो चीजों की जरूरत थी, वो आपके पास आ चुकी है। तो हम किस तरह से लिखेंगे आगे, हम लिखेंगे कि सुई की जो लंबाई है अर्थात त्रिज्य खंड में जो त्रिज्या है ना, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो कितना दे रखा है, आर बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर। और अब जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, उस सूत्र में ये मान जो है वो आप पुटअप कर दोगे। पाई के स्थान पे 22/7, आर के स्थान पर 6 × 6 क्योंकि स्क्वायर है, और थीटा की जगह जो हमने निकाला है 45 डिग्री और 360 अपनी जगह पर। ठीक है, इनको आप सॉल्व करोगे, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, इनको आप सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। क्लियर। तो आसान सा सवाल है, बेसिक कंसेप्ट आपको थोड़ा सा इसका समझना है। अब हम समझते हैं वृत्तखंड क्या होता है और उस पर डिपेंड सवाल क्या होते हैं। आइए देखते हैं। बात करते हैं वृत्तखंड के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जीवा क्या होती है, जीवा होती है वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, वृत्त की जीवा कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक कोई वृत्त है जिसका केंद्र है मान लीजिए O, ठीक है, और ये परिधि के दो बिंदु है मान लीजिए A और B, जिनको मिलाने पर ये जो AB रेखाखंड आएगा वो क्या कहलाएगा, वृत्त की जीवा कहलाएगा। क्लियर। ये AB क्या है, इस वृत्त की जीवा है। ठीक है। अब इस जीवा की वजह से इस पूरे वृत्त के दो टुकड़े हुए, एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये छोटा वाला हिस्सा। ठीक है, ये दोनों हिस्से कहलाते हैं वृत्तखंड। त्रिज्य खंड भी हमने पढ़ा था। त्रिज्य खंड का क्या था, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसके टुकड़े होते हैं किस वजह से, दो त्रिज्याओं की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे जो टुकड़े हो रहे हैं, खंड जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं जीवा की वजह से। ठीक है, त्रिज्या की वजह से जो टुकड़े हो रहे हैं उनको हम कहते हैं त्रिज्य खंड, और जीवा की वजह से जो टुकड़े हो रहे हैं वो कहलाते हैं
कौन से वृत्तखंड कहलाते हैं। छोटा वाला हिस्सा लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड। अब बात आती है कि इसका क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, मान लीजिए मुझे इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं इस बिंदु केंद्र को बिंदु ए और बी से मिला दूं, ठीक है, और उसके बाद में इस पूरे भाग को छायांकित करूं, तो देखिए यहाँ पे आपके पास बन रहा है कौन सा, ये बन रहा है त्रिज्यखंड, है ना। ये कौन सा हिस्सा बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। जबकि अगर मैं इसको इस वृत्तखंड और त्रिज्यखंड वाले से अगर मैं इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करूं, अगर अलग अलग करूं, तो मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया भाग 1 और ये जो वृत्तखंड है इसको मैं व्यक्त कर देता हूं मान लीजिए भाग 2 से। तो जो त्रिज्यखंड है ना, उसमें आपके कौन कौन से हिस्से शामिल हो रहे हैं, भाग 1 भी आ रहा है और भाग 2 भी आ रहा है, अर्थात ये त्रिभुज भी आ रहा है और ये जो वृत्तखंड है वो भी शामिल हो रहा है त्रिज्यखंड में। तो अगर मैं त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरे पास कौन सा हिस्सा बचेगा, ये भाग 2 जो है वो बचेगा, अर्थात वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आएगा, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ये जो त्रिभुज है कौन सा, OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है। अगर मैं त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। मान लीजिए ये कोण थीटा है, ये कोण कौन सा है, थीटा, ठीक है। तो उस कंडीशन में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और ये जो त्रिभुज होता है ना, इस त्रिभुज का एरिया आप डायरेक्टली काम में ले सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये आप डायरेक्टली काम में ले सकते हो। हालांकि इसका भी तरीका होता है कि ये वैल्यू किस तरह से आती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये इतना बड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट ध्यान में रखो ना कि वृत्तखंड जो है वो किससे प्राप्त हो रहा है, त्रिज्यखंड का एक छोटा हिस्सा है वृत्तखंड, ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड का पूरा जो एरिया है उसमें से आप इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल आप घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर। तो इस तरह से ये इसका कंसेप्ट है। और अब हम बात करते हैं इन वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और ये जितने भी हैं इनसे परिधि है, वृत्त का क्षेत्रफल है, इन सारी चीज़ों से मिक्सअप करके जो सवाल बनते हैं उनके बारे में अब हम बात करते हैं। बच्चों अब एक सवाल लेते हैं जो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड दोनों से मिलकर बना हुआ है। इसमें आपको दिया हुआ है कि एक 12 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त है जिसकी जीवा जो है वो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम इस चित्र से समझते हैं कि मान लीजिए एक वृत्त है जिसका केंद्र है O और ये जो त्रिज्या है ना, ये कितनी दे रखी है आपको, 12 सेंटीमीटर। क्लियर। और ये जीवा है आपके पास कौन सी, AB, ठीक है। अब इस जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड है ना, 120 डिग्री का कोण बना रही है ना ये जीवा, ठीक है ना। तो ये आपको ये वाला जो एरिया है ना वो ज्ञात करना है। तो किस तरह से करेंगे, एक तरीका तो यह है कि अगर आपके पास एग्जाम में समय कम हो तो आप क्या कर सकते हो कि अभी जो मैंने पीछे इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। आप उस फॉर्मूले को यूज में ले सकते हो। लेकिन अगर आप पूरा सवाल पूरे तरीके से करना चाहते हो तो देखिए किस तरह से करते हैं इस सवाल में। देखिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, हम ज्ञात करते हैं इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो इस सूत्र में हम मान रख देंगे, r का मान आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर और थीटा जो है इसका मान भी दे रखा है 120 डिग्री। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे रख के इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 150.72। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और हमने बात की थी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये है ना त्रिज्यखंड पूरा, इसमें से अगर मैं ये त्रिभुज जो OAB है इसका क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करने की, ठीक है। तो इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, देखिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हो, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई।
ठीक है। मान लीजिए ये आधार है त्रिभुज AB का, है ना, इस OAB त्रिभुज का आधार हो गया AB, और यहाँ से मैं खींच देता हूँ एक 90 डिग्री की लाइन अर्थात परपेंडिकुलर, जिसने इस भुजा इस त्रिभुज की भुजा BC को AB को किस पे काटा, C पे काटा है, ठीक है, C पे प्रतिच्छेदित हुआ। अब आप जानते हो कि AB क्या है, वृत्त की जीवा है, और ये O से केंद्र से हमने इस जीवा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो उस कंडीशन में इस जीवा के दो समान टुकड़े होंगे अर्थात AC और BC जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात C जो है वो AB का मध्य बिंदु होगा। क्लियर। अब बात करते हैं इस छोटे से त्रिभुज में, इस छोटे से त्रिभुज में जिसमें आप देख सकते हो ये कोण कितना है, 90 डिग्री का है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो पूरा कोण बना हुआ था 120 डिग्री का था। अब इस त्रिभुज के हिस्से में आएगा 60 डिग्री और इस त्रिभुज के हिस्से में भी आएगा वो 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज, जो एक तो त्रिभुज AOC और एक त्रिभुज BOC जो है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। क्यों होंगे? देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि OA और OB क्या है, त्रिज्याएं हैं, तो दोनों त्रिज्याएं समान है एक ही वृत्त की। आपने OC जो खींचा है वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, और AC और BC क्या है, बराबर है। तो उस कंडीशन में तीनों भुजाएं बराबर हो गई, उस कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज बराबर होंगे। टोटल ये कोण 120 डिग्री का था, तो एक त्रिभुज के हिस्से में आएगा 60 डिग्री का, दूसरे वाले त्रिभुज के हिस्से में भी आएगा 60 डिग्री का। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे इस त्रिभुज की, छोटे वाले त्रिभुज की, त्रिभुज AOC की, ठीक है। तो इस त्रिभुज में ये कोण जो है ये वाला है ना, ये है 60 डिग्री का। क्लियर। तो इसके सामने वाली भुजा ये कौन सी होगी, AC भुजा कौन सी होगी, लंब हो गई, और OC भुजा कौन सी हो गई, आधार हो गई। क्लियर। अब मुझे OC का और AC दोनों का मान ज्ञात करना है, तो किस तरह से ज्ञात करते हैं, देखो आपको ये OA का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, मतलब कर्ण जो है, कर्ण का मान आपके पास पड़ा है 12 सेंटीमीटर। क्लियर। और इस थीटा के अकॉर्डिंग, इस कोण के अकॉर्डिंग AC क्या है, AC क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, और OC क्या है, आधार है। तो अगर मैं OC बटा OA ले रहा हूं, OC बटा OA अर्थात आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का जो मान होता है, अनुपात होता है, वो किसका होता है, कोस थीटा का होता है। लाल बटे कक्का के हिसाब से आप देख सकते हो आधार बटे कर्ण किसका मान होता है, कोस थीटा का, और थीटा मतलब यहाँ पे 60 डिग्री, अर्थात आप देख सकते हो कि इस त्रिभुज में कोस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, OC बटा OA, और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, अर्थात OC बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये जो 2 है 1/2 यहाँ पड़ा है, OA जो है वो इधर पक्षांतरण होगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू OA जिसका मान है 12 सेंटीमीटर, अर्थात 1/2 इंटू 12 ये कटेगा आपके पास कितनी बार, ये 6 बार कटेगा, अर्थात सेंटीमीटर। OC का मान कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो OC का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसका क्षेत्रफल होने वाला था 1/2 इंटू आधार मतलब AB इंटू ऊंचाई OC। तो OC का मान हमने ज्ञात कर लिया। AB का मान कैसे ज्ञात करेंगे, AC का मान ज्ञात करके उसका डबल कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा, AB का। अब AC का मान कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल इसी प्रोसेस से जिस तरह से हमने OC का मान ज्ञात किया। अब देखिए इस थीटा 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये क्या है, लंब है, और ये 12 सेंटीमीटर जो दे रखा वो कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण किसका मान होता है, साइन थीटा का मान होता है। तो साइन थीटा का मान अगर आप लोगे तो वो आ जाएगा AC अपॉन OA अर्थात लंब बटे कर्ण, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। क्लियर। अब यहां से जब आप AC का मान ज्ञात करेंगे तो OA कहाँ चला जाएगा, इधर गुणा में आ जाएगा ना, इधर OA है ना, तो ये गुणा में आ गया OA, और OA का मान कितना है 12, तो 2 से ये कटेगा कितनी बार, 6 बार, और वैल्यू आ जाएगी 6√3 सेंटीमीटर, किसका मान, AC का मान। क्लियर। अब बात करते हैं AB का मान कैसे ज्ञात करोगे, तो इसका डबल कर दो, है ना, तो AB बराबर कितना आ जाएगा, 6√3 जो आया था AC का मान, उसका डबल कर दो, किसका मान आ गया, AB का मान आ गया। अब जब हमारे पास AB और OC, AB पूरा आधार और OC मतलब ऊंचाई जब हमारे पास आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो कितना आएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर। तो आधार अर्थात AB जो है उसका मान कितना है 12√3 ये रहा, और OC जो है
लंब जो है वो हमने ज्ञात किया था कितना 6 सेंटीमीटर, वो रख देंगे यहाँ पे। तो इनको जब आप सोल्व करोगे ये 2 से कटेगा कितनी बार, 6 बार, और 6 × 6 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी आपके पास आ जाएगा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। और अब ज़्यादा कोई खास काम नहीं है इस त्रिभुज में। इस सवाल में क्या करना है कि आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो आपने ज्ञात किया था इसमें से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे OAB का, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। क्लियर। तो ये इस चीज को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, जिसमें √3 का जो मान है वो आपको लेना है 1.732 लिया जाता है जनरली। आप 2 पॉइंट तक ले तो भी चल जाएगा, 1.73 लेके आप गुना करके इसमें से घटाओगे, है ना, तो आपके पास आसानी से ये वैल्यू आ जाएगी 88.44 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़े से कुछ और सवाल। आपको एक सवाल दे रखा है जिसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, जो है एक डायग्राम एक आयत का है, ABCD एक आयत है जिसके चारों कॉर्नर पे, है ना, एक वृत्तखंड बनाया गया, त्रिज्यखंड बनाया गया है, ठीक है, जिसमें त्रिज्या ली गई है 3.5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। क्लियर। अर्थात ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5, इसकी भी 3.5, इन सब की 3.5 हमें त्रिज्या लेते हुए त्रिज्यखंड बनाए गए। आपको कहा गया है कि ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किस तरह से करते हैं, हमारा प्लानिंग या स्ट्रेटजी क्या रहेगी, देखिए हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो हम क्या करते हैं कि आयत का, पूरे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। जो लंबाई भी आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो ये तो आ जाएगा 7 × 10 या 10 × 7 कितने हो जाएंगे, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल तो आ जाएगा। बात करेंगे ये जो वृत्ताकार हिस्से है ना, इनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए आयत में आप समझिए कि यहाँ पे कोण कितना होता है, 90 डिग्री का, और ये जो वृत्त है बना हुआ, किसी भी एक की बात कर लेते हैं, मान लीजिए इस वृत्त की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इस वृत्त का केंद्र हो गया और ये होगी इसकी त्रिज्या और ये भी होगी इसकी त्रिज्या। इसका मतलब ये कौन सा हिस्सा है, ये है त्रिज्यखंड। कौन सा है, त्रिज्यखंड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, πr² θ/360 डिग्री। क्लियर। तो उस फॉर्मूले में थीटा के स्थान पर हम रखेंगे 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि आयत में यहाँ पे जो कोण बनता है चारों शीर्षों पर, चारों अंतःकोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके, चारों का ज्ञात करके आयत के क्षेत्रफल में से घटा लेंगे। क्लियर। तो ये हमारा प्लानिंग रहेगा। किस तरह से लिखते हैं, देखिए हम कहते हैं कि प्रत्येक शीर्ष पर हम जानते हैं 90 डिग्री का कोण होता है आयत में, है ना। तो एक शीर्ष जो है कोई सा भी मान लीजिए A ले लेते हैं, है ना, तो इसके जो त्रिज्यखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr² θ/360। r कौन सा काम में लेंगे, 3.5 सवाल में दे रखा है, सवाल में दिया हुआ है कि ये जो त्रिज्या है ना इस वृत्तखंड की, वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ पे आप r के स्थान पर तो रख देंगे 3.5 × 3.5 स्क्वायर है इसलिए, और थीटा जो अभी हमने देखा कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये एक एरिया आ जाएगा, कितना आएगा, 9.625 वर्ग सेमी। किसका है ये है इस त्रिज्यखंड का, एक त्रिज्यखंड का। तो चारों का कितना हो जाएगा, इंटू 4, क्योंकि सेम है चारों के चारों, सबकी त्रिज्याएं सेम दे रखी है और थीटा भी है वो भी सेम है, सब में 90 डिग्री है। क्लियर। तो चारों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38.50 वर्ग सेमी। और उसके बाद में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वही हमारी प्लानिंग के अनुसार आयत का क्षेत्रफल माइनस चारों भागों का, चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल माइनस सभी त्रिज्यखंडों का कुल क्षेत्रफल। क्लियर। और आयत का क्षेत्रफल वही लंबाई इंटू चौड़ाई, AB इंटू BC या 10 × 7 मतलब 70 सेंटीमीटर, उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से आप ये घटा देंगे 38.50, जो चारों त्रिज्यखंडों का कुल क्षेत्रफल है। तो जब आप घटाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 31.50 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब लेते हैं एक और सवाल, आसान से है, बस आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है। एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। अब लेते हैं एक और सवाल जिसमें आपको दिया हुआ है कि एक 58 मीटर भुजा का कोई वर्गाकार घास का मैदान था, जिसके दोनों सिरों पर एक वृत्ताकार भाग और जोड़ने की प्लानिंग है।
तो ऐसा अगर कर दिया जाए तो पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें आपको एक बात और दे रखी है कि जो वृत्ताकार भाग जोड़ा जा रहा है उस वृत्त का केंद्र आपको कहाँ पे लेना है, वो लेना है दोनों वर्ग के जो दोनों विकर्ण हैं उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर। ठीक है, तो कुल मिला के आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये वर्गाकार घास का मैदान है, ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 58 मीटर आपको दे रखी है। क्लियर। और इसके दोनों हिस्सों पे हम मानते हैं कि दो वृत्त इस तरह से वृत्ताकार भाग और जोड़ा जाता है। तो इस तरह का एक भाग मैदान तैयार हो रहा है जिसको आपको उस पूरे भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखो, अगर मैं इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूं, ठीक है, और इस भाग का क्षेत्रफल जो दोनों आपस में बराबर होने वाले हैं, ठीक है, और साथ में इस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करके वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करके जोड़ दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, पूरे घास के मैदान का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए ये जो वृत्त है इसका केंद्र दिया हुआ है विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु पर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु हम नाम दे देते हैं O, अर्थात इस वृत्त का केंद्र भी O है और इस वृत्त का केंद्र भी O है। क्लियर। आप देख सकते हो कि ये जो है ना वृत्त है ना, ये जो वृत्त है ये आपके हो जाएगा वृत्त खंड हो जाएगा। अगर मैं AED की बात करूं तो ये AED क्या हो जाएगा, एक वृत्त खंड हो जाएगा। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी हम इसी वीडियो में पहले हम ज्ञात कर चुके हैं, तो उस मेथड से हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है भुजा स्क्वायर होता है, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो देखते हैं सवाल में किस तरह से शुरुआत करनी है। हम लेते हैं सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भुजा BD या विकर्ण BD का मान ज्ञात करते हैं। ये जो विकर्ण होगा ना BD, देखिए ये वर्ग है तो यहाँ पे कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले ये BD जो विकर्ण है उसका मान हम ज्ञात करेंगे। क्यों ज्ञात करेंगे, देखिए जैसे ही आप इस वृत्तखंड की बात करेंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस एक जो त्रिभुज बनता है बीच में उसका क्षेत्रफल करना होता है। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो आप ज्ञात करते हो वो होता है πr² थीटा अपॉन 360। तो उसमें आपको r की जरूरत पड़ेगी और थीटा की जरूरत पड़ेगी। चलिए दोनों बातों को डिस्कस कर ही लेते हैं। r होगा आपका ये भुजा, चाहे आप OA काम में ले लीजिए चाहे OD काम में ले लीजिए। क्लियर। इस वृत्त की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और थीटा जो है आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, अर्थात कि ये जो विकर्ण जो आपस में कटे हैं बिंदु O पर, तो एक बात तो ये कि AC और BD बराबर होंगे। क्लियर। दूसरी बात ये कि ये जो टुकड़े हो रहे हैं वृत्त के विकर्ण के, ये चारों टुकड़े बराबर है, अर्थात O जो है वो AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। तो अगर मैं BD ज्ञात कर लूँ, उसका मध्य बिंदु अर्थात उसका आधी दूरी अगर मैं ज्ञात कर लूँ तो मेरे पास OD मान आ जाएगा, या फिर OA आ जाएगा, या फिर OC आ जाएगा, या फिर OB आ जाएगा। ये चारों ही क्या है, वृत्त की त्रिज्या है और ये चारों क्या है, सेम है। क्लियर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, BD भुजा की जरूरत पड़ेगी या फिर विकर्ण AC की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ज्ञात करता हूं सबसे पहले विकर्ण BD का मान। किस तरह से, आप देखिए इस समकोण त्रिभुज में ABD में आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो ये कौन सा हो गया, कर्ण भुजा कौन सी होगी, ये कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो इस कंडीशन में BD का मान क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना, या AB² प्लस AD²। तो इस तरह से मैं ज्ञात कर लूंगा किसका, BD का मान। इसमें भी आप देखिए कि यहाँ पे AB और AD ये दोनों मान कितने हैं, 58 मीटर आपको दे रखे हैं। तो ये उसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखो 58² प्लस 58² ये इसका मान है। अब ये हो गया 2 × 58², जैसे x² प्लस x² कितना होता है, 2x²। अब x² या 58 का स्क्वायर है वो तो रूट से बाहर आ गया। क्लियर। और अंदर बच गया ये √2, तो इसको आप यहीं पे लेके छोड़ सकते हैं। क्लियर। और अब हम बात करते हैं वृत्त की त्रिज्या, अर्थात चाहे आप OA दूरी ले लो, OD दूरी ले लो, ये सारी त्रिज्याएं क्या है, समान है। क्लियर। तो आप देख सकते हो कि वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो AC/2 होगी, या फिर आप लिख सकते हो BD/2 होगी, है ना, जो भी वृत्त का विकर्ण आपने लिया है ना। तो BD/2 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा,
58√2 जो आपके पास विकर्ण आया था उसमें 2 का भाग देंगे तो r का मान कितना आ जाएगा 29√2। ठीक है, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में जो r आता है वो हमने ज्ञात कर लिया। थीटा की जो बात है हमने अभी कहा था कि विकर्ण जो होते हैं वो लंब समद्विभाजित होते हैं, अर्थात यहाँ पे कोण कितना बनेगा 90 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। तो आपके पास जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ना, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसमें आप मान रख देंगे। क्लियर। जैसे वृत्तखंड है आपके पास AED क्या है, एक वृत्तखंड है जिसका क्षेत्रफल क्या होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज, कौन सा, ये त्रिभुज OAD जिसका क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको कहा था, आप डायरेक्टली भी काम में ले सकते हो अगर सवाल ज़्यादा बड़ा है या फिर आपके पास समय कम बच रहा हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कितना लेते हो 1/2 ऑफ r स्क्वायर साइन थीटा या 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे आप ये वैल्यूज पुटअप कर सकते हैं। तो पाई के स्थान पर, और देखो यहाँ पे मान पाई के स्थान पे 22/7 लेना है, r के स्थान पर आपको कितना लेना है, ये हमने ज्ञात किया 29√2 मीटर लेना है, और थीटा के स्थान पर कितना लेना है 90 डिग्री। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे गौर कीजिए कि r स्क्वायर यहाँ पर भी है, r स्क्वायर यहाँ पर भी है, कैलकुलेशंस काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि r स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो क्या बचेगा यहाँ से पाई थीटा बटे 360, पाई थीटा बटे 360, और यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन थीटा, और ये 2 बच जाएगा। अब आप इसमें मान रख दीजिए, तो r की जगह तो हमने रख दिया 29√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 29 × 29 और साथ में √2 × कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बाकी जो गुणा आप करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1682। क्लियर। और बाद में पाई की जगह आप लिख दोगे 22/7, थीटा के स्थान पे 90 डिग्री, ये 360 अपनी जगह पे पड़ा है, साइन थीटा का मान कितना 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है सारणी से 1 होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और इसको जब आप सोल्व करोगे आपस में कट कटा के ये कितने हो जाएंगे 11/14 हो जाएगा। और फिर इस पूरे को आप जब सोल्व करोगे, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, हाँ कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नया सूत्र इसमें लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी छोटी क्लासों में जिस तरह से आप कैलकुलेशंस करते हो उस तरह से कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3364/7 वर्ग सेमी। क्लियर। आप चाहें तो इसमें 7 का भाग देके पॉइंट में भी रख सकते हैं, नहीं तो लास्ट में ये काम कर सकते हैं। क्लियर। अब ये जो मान प्राप्त हुआ ना, ये किसका है, ये मान है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, इस वाले हिस्से का। अब पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो क्या करोगे, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस ये वृत्तखंड प्लस ये वृत्तखंड, या फिर 2 × 1 वृत्तखंड, एक ही बात है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 × पूरे वृत्तखंडों का एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आपके पास पड़ा है, ये हम यहाँ रख देंगे, 2 × हो जाएगा ये, और साथ ही साथ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा × भुजा या भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है एक वर्ग की 58 है ना, तो 58 × 58। क्लियर। जिसका मान आ जाएगा 3364, और इसमें आप सॉल्व करके, है ना, जोड़ोगे तो फाइनली आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4325.14 वर्ग सेमी। क्लियर। तो इस सवाल में जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो थोड़ा सा देखने लायक है, और समझने लायक जो बात है वो आपको समझ में हुई आनी चाहिए। बाकी जो ये कैलकुलेशंस है, देखो यहाँ पे आंकड़े चेंज करके भी दे सकते हैं, 58 की जगह 26 कर देंगे, 29 कर देंगे, कोई भी मान दे सकते हैं। बाकी जो इसमें कंसेप्ट है समझने का वो आपको समझ में आया हुआ होना चाहिए। अब लेते हैं एक और सवाल, देखते हैं इस सवाल में क्या है। अब एक सवाल आपको दिया हुआ है कि एक आकृति दे रखी है ये आपके सामने, ठीक है, जिसमें दिया गया है कि इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये एक डिजाइन सी बना रखी है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके बारे में दिया हुआ है कि ये जो डिजाइन है वो 8 सेमी त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त हैं जिनके चतुर्थांशों के बीच का उभयनिष्ठ भाग है। कहने का मतलब ये है कि देखिए हम इस डायग्राम को ऐसे 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। देखिए एक टुकड़ा हम लेते हैं ADMB, एक तो ये हिस्सा हो गया। क्लियर। और एक हिस्सा हम लेते हैं ये वाला जो छायांकित वाला भाग है ना, ये इसका ये वाला कॉर्नर, मतलब कि यहाँ पे सॉरी n ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, तो ये एक हिस्सा ये DNBC, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं D, तो ये है N, B और ये C। क्लियर। तो ये जो 2 वृत्त हैं
है ना वृत्तों के चतुर्थांश दे रखे हैं, मतलब 1/4 है ना, 1/4 चतुर्थ अंश, चौथा टुकड़ा उस वृत्त का, है ना। तो एक ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा, इन दोनों को जोड़ने के पश्चात कुछ इस तरह की आकृति बनेगी जिसमें और ये डिजाइन बना रखी है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, इस छायांकित भाग का या इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम किस तरह से करते हैं, देखिए इसमें आपकी जरूरत पड़ेगी एक तो इस चतुर्थांश की। क्लियर? तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, तो या तो आप इस तरह से ज्ञात कर लो भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसमें 4 का भाग दे दो, पाई आर स्क्वायर होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें 4 का भाग दे दो, तो उसके चौथे टुकड़े या चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि ये कोण कितना बनता है, 90 डिग्री का बन रहा है, चतुर्थांश है ना, तो 4 टुकड़े बराबर करोगे, ठीक है, तो कितना हिस्से में आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब त्रिज्य खंड वाला जो फॉर्मूला होता है कौन सा होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, यहाँ पे थीटा के स्थान पर अगर आप 90 डिग्री रखोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। क्लियर? तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 4। ठीक है, तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी वही होगा और इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी वही होगा। त्रिज्याओं के मान आपको 8-8 सेंटीमीटर दे रखे हैं। क्लियर? तो दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि पाई आर स्क्वायर बटा 4 जो 1 का हो रहा है इंटू 2। क्लियर? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात हो गई दोनों चतुर्थांशों के जो क्षेत्रफल है उनका योग। क्लियर? बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए इस आकृति में जब ये चारों भुजाएं 8-8 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो ये ए बी सी डी क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर, ये भुजा इंटू भुजा कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर या 64 वर्ग सेमी हो जाएगा। बात आती है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वो क्या होगा, वो होगा ये जो दोनों चतुर्थांशों का आपने जो क्षेत्रफल ज्ञात किया है इसमें से वर्ग का क्षेत्रफल ये जो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आप ज्ञात करें, घटाएंगे तो आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसकी वैल्यू जो आप देख सकते हो आसानी से, है ना, सॉल्व करने से आपके पास आ जाएगी 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है कि ये चीज आई कहाँ से, ये कैसे कर लिया हमने, ऐसा करने से छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त हुआ। देखिए इस बात को समझने के लिए हम एक कंसेप्ट ये लेते हैं। देखो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे ये एन और एम को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, या यहाँ लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इस पूरे चित्र को 3 भागों में बांटते हैं। देखिए एक भाग तो हो गया ये वाला छायांकित के इधर वाला, एक भाग यहाँ पे हम ले लेते हैं भाग सेकंड, ठीक है, और एक भाग ले लेते हैं हम यहाँ पे भाग थर्ड। क्लियर? तो जब आप एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हो, जैसे ये वाला हिस्सा ADMB है ना, तो इसमें आपके कौन कौन से हिस्से काम आ रहे हैं, इसमें काम आ रहा है भाग फर्स्ट प्लस भाग सेकंड। देखिए चतुर्थांश में, इसको भूल जाइए आप, चतुर्थांश कौन सा था, हमने अभी देखा था ADB और ये M है ना, और ये वाला छायांकित भाग है इधर है, तो ये फर्स्ट है और छायांकित का आधा हिस्सा, छायांकित वाला जो पूरा भाग है सॉरी, वो हो जाएगा भाग सेकंड। तो एक चतुर्थांश में, इस पहले वाले चतुर्थांश में जब आप क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हो तो आप ज्ञात कर रहे हो फर्स्ट और सेकंड दोनों की टोटल ज्ञात कर रहे हो। जब इधर वाला चतुर्थांश आप ज्ञात कर रहे हो, ये वाला सी वाला जिसका केंद्र सी है, उस कंडीशन में आप कौन सा एरिया ज्ञात कर रहे हो, देखिए आप ज्ञात कर रहे हो सेकंड और थर्ड, तो आप कौन सा एरिया ज्ञात कर रहे हो, सेकंड प्लस थर्ड, ये हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में। फिर हमने ये जो 704/4 है ना, 7 है, 704/7, ये क्या चीज है, दोनों चतुर्थांशों का कुल क्षेत्रफल, अर्थात इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये जो मान है ना आपका कौन सा 704/7, वो है एक्चुअली फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, अर्थात 2 इंटू सेकेंड हो गया और फर्स्ट और थर्ड इन भागों का क्षेत्रफल हो गया। अब छायांकित भाग कौन सा है आपका, ओनली फॉर सेकंड भाग है ना, वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर मैं फर्स्ट इस भाग में से, इस मान में से फर्स्ट सेकंड और थर्ड हटा दूं, कम कर दूं, घटा दूं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, सेकंड बच जाएगा। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सब को अगर मिलाऊं तो ये वर्ग नहीं बन रहा क्या, ये वर्ग ही तो बन रहा है, ABCD तीनों भागों को अगर एक बार जोड़ें तो इसमें से अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल अर्थात फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड ये भाग घटा दूं तो क्या बचेगा, देखिए
फर्स्ट से फर्स्ट कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, थर्ड से थर्ड कट जाएगा, एक सेकंड भाग आपके पास बच जाएगा और सेकंड भाग बच जाएगा मतलब छायांकित भाग आपके पास बच जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप समझते हुए इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। और सवाल दे रखा है जिसमें आपको दिया गया है कि एक आकृति दे रखी है इस प्रकार की, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है कि ABMC जो है, मतलब ABM ये वाला हिस्सा इस परिधि पर, ठीक है, इस वृत्त की परिधि पर, और फिर ये C ये वाला हिस्सा, ABM और C ये वाला जो क्या है, वृत्त का एक चतुर्थांश है। क्लियर? ये एक वृत्त का चतुर्थांश दे रखा है और आपको दिया गया है कि भुजा BC जो है इसको व्यास माना, मतलब यहाँ पे एक बीच में कोई पॉइंट ले सकते हैं हम, आप चाहे तो बिंदु D ले सकते हो, अर्थात इस बिंदु D को केंद्र माना गया है। ठीक है, इस ये पूरा BC क्या है, व्यास है, तो बिंदु D क्या है, कोई इसके बीचों बीच एक वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे केंद्र मान के एक वृत्त खींचा गया है जो ये वाला है, देखिए आधा वृत्त खींचा गया, सॉरी अर्धवृत्त खींचा गया है ये वाला। क्लियर? जो ये N से गुजर रहा है। आपको क्या पूछा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चित्र में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस चित्र को भी हम तीन भागों में बांट देते हैं। एक तो भाग फर्स्ट जो आपका त्रिभुज है, एक भाग सेकंड, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और ये जो छायांकित है वो है भाग थर्ड। तो कुल मिला के मुझे इस भाग थर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर? तो अब हम इसको किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश कौन सा, देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये एक बार ACB और ये यहाँ से आपके M आ रहा है। क्लियर? इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल जहाँ पे ये मान 14 सेंटीमीटर है, ये मान 14 सेंटीमीटर है, ये आपको सवाल में दिया हुआ है, और ये अगर मैं विकर्ण खींचूँ ना तो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे भी कहीं D आएगा। क्लियर? तो मुझे केवल इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश, अभी पिछले सवाल में हमने बात की थी, वृत्त का क्षेत्रफल πr²/4, तो वो क्या आ जाएगा, πr²/4। ठीक है, तो इसमें आप पाई की जगह 22/7 1/4 पड़ा है, और r का मान आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस वजह से। क्लियर? इसको जब आप सोल्व करोगे इजीली हो जाएगा, ये सारे कट रहे हैं, ठीक है ना, तो ये कट कटा के कितने आ जाएंगे, 154 वर्ग सेमी आ जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देने लायक बात है बेटा कि ये जब मैंने चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात किया है तो मैंने फर्स्ट और सेकेंड दोनों की टोटल ज्ञात करी है ना। चतुर्थांश में आप देख सकते हो इस हिस्से में से जिसको मैंने अलग कर रखा है, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों भाग अर्थात त्रिभुज भी और एक छायांकित के पास वाला भाग भी, ये दोनों आपको ज्ञात हो गए हैं, दोनों की टोटल ज्ञात हुई है, ये 154 वर्ग सेमी जो आपके पास आया है। इसमें से अगर मैं भाग फर्स्ट अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं उस टोटल में से, किसमें से, ये जो टोटल है ना चतुर्थांश मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड की टोटल आपके पास प्राप्त हुई है, इसमें से मैं अगर ये भाग फर्स्ट या त्रिभुज घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, भाग सेकंड। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, देखिए आप एक बार कि भाग सेकंड का मान अगर मुझे ज्ञात करना हो तो क्या करूंगा, इस टोटल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे घटाएंगे, देखिए ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो ये जो लंब है वो किस काम आएगा, ऊंचाई के हिसाब से काम आ जाएगा। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है या भाग सेकंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा, देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या भाग सेकंड का जो भाग फर्स्ट का जो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर? तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 14 इंटू 14, ये दोनों ही सेम दे रखे हैं आपको क्योंकि चतुर्थांश है, तो ये त्रिज्या का काम करेंगे, है ना, उस वृत्त के लिए, चतुर्थांश के लिए। तो ये दोनों 14 सेंटीमीटर है, तो कुल मिला के इसको सॉल्व करने से आपके पास आ जाएगा 98 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहाँ से मुझे प्राप्त हो गया भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इस दोनों में से मैं भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, भाग सेकंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, दोनों का क्षेत्रफल मतलब चतुर्थांश। इस चतुर्थांश में से मैं अगर ये 98 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर घटा देता हूँ तो मेरे पास किसका मान ज्ञात हो जाएगा, भाग सेकंड का मान ज्ञात हो जाएगा, जो आप देख सकते हैं आ जाएगा आपके पास 56 वर्ग सेमी। कुल मिला के अभी तक मुझे भाग सेकंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है। क्लियर? अब बात करते हैं आगे वाले सवाल में जो दिया हुआ है अर्धवृत्त की। अब अर्धवृत्त के लिए देखिए आप कि ये जो भुजा BC है,
है ना। यहाँ पे हम गौर करते हैं कि ये जो भुजा BC है इसको आप व्यास मान के अगर आप कोई अर्धवृत्त खींच रहे हैं, ठीक है, इसको व्यास मान के आप कोई अर्धवृत्त खींच रहे हैं तो इसकी त्रिज्या मतलब केंद्र, ये दूरी आपको जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये दूरी कितनी होगी, मान लीजिए यहाँ पे मैं D नाम दे देता हूँ, तो ये CD दूरी कितनी होगी, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि BC जो दूरी है इसका मान कितना है, वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आप ज्ञात कर सकते हो इस समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से ये अगर 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा जो BC है वो क्या हो गई, कर्ण, और कर्ण का मान क्या होता है, रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, अर्थात BC का मान आ जाएगा रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB और AC ये दोनों मान कितने हैं, 14 है, तो 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। और इससे मिलता जुलता काम अभी पिछले सवाल में भी हुआ था, हमने क्या किया था कि जैसे आप इसको समझ सकते हो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर जो है वो अंडरूट के अंदर है, तो अंडरूट से x स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा लेकिन अंडरूट में 2 बच जाएगा। x स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, x बाहर आएगा, दैट मीन्स 14 जो है वो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, अंडरूट 2। इसको आप एज इट इज पढ़ा रहने दीजिए एक बार, कोई जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये BC जो भुजा है पूरी वो आगे मेरे पास कितनी, 14 अंडरूट 2। तो इसका अगर मैं आधा कर दूं, क्योंकि दिया हुआ है कि इस BC को, देखो BC को व्यास माना गया है, तो BC जो है वो व्यास है, इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसका आधा। तो इसका आधा कर देंगे तो हमारे पास अर्धवृत्त की त्रिज्या आ गई कितनी, R, कैपिटल R, वो कितनी है, 7 अंडरूट 2। क्लियर। अब हम बात करते हैं अर्धवृत्त की, ठीक है। तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है, इस अर्धवृत्त का, तो कैसे ज्ञात करोगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर, उसमें ये 2 का भाग दे दो, किसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, आधे वृत्त का। मतलब मुझे इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, कितना आएगा, 1/2 और पाई R, ये R अभी वाला है ना, कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करोगे 1/2 22/7 और R का जो ये मान है 7 अंडरूट 2, 2 बार लिखोगे, गुणा करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, अंडरूट 2 और अंडरूट 2 गुणा होके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, उस 2 से ये 2 कट जाएगा, आपके पास 22 और 7 बचेंगे, जिनकी गुणा करने से 154 वर्ग सेमी मान ज्ञात हो जाएगा। ये किसका क्षेत्रफल आया बेटा, अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त कौन सा, ये वाला। अब चित्र जो है ना आपका, उसमें यहाँ पे एक भाग और बना हुआ है जिसको हमने नाम दिया था भाग सेकेंड, और ये है भाग थर्ड, ये छायांकित भाग है। अभी आपने जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, अर्थात आपने इस पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, ठीक, जिसमें से अगर मैं भाग सेकंड को घटा दूं तो भाग थर्ड बच जाएगा। इस पूरे क्षेत्रफल में से अभी जो मैं ये छायांकित कर रहा हूं, है ना, इसमें से अगर मैं भाग सेकंड घटा दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, भाग थर्ड बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये जो पूरा क्षेत्रफल आया है ना अर्धवृत्त, मतलब भाग सेकंड और थर्ड, इसकी टोटल आपने ज्ञात की है, इसमें से मैं भाग सेकंड घटा दूं, ठीक, तो ये छायांकित भाग जो है आपका वो ज्ञात हो जाएगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस भाग सेकंड का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 और भाग सेकंड का क्षेत्रफल जो आपने यहाँ पे ज्ञात कर रखा है कितना है, 56 वर्ग सेंटीमीटर। वो जब आप घटा देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, कितनी आ जाएगी, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किसका मान है, ये है छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। क्लियर। अब आपको पता चला होगा कि यहाँ पे ये जो हमने भाग सेकंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया था स्टार्टिंग में, वो क्यों किया था। क्लियर। तो इस सवाल को आप 1-2 बार वापस देखेंगे तो इजीली ये आपके जो है मेमोराइज हो जाएगा। अब लेते हैं एक और सवाल, देखते हैं इस सवाल में क्या है। बच्चों अब एक सवाल दिया हुआ है जिसमें कहा गया है कि दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये एक आकृति आपको दे रखी है, एक आधा सा वृत्त बनाया हुआ है जिसकी त्रिज्या कितने दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। और इस अर्धवृत्त के अंदर ही एक और वृत्त बनाया गया है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये अर्धवृत्त है ना, जिसकी त्रिज्या कितनी है 7। ये इस अर्धवृत्त का केंद्र है, मान लीजिए यहाँ पे R नाम दे देते हैं, ठीक है। ये R क्या है, इस वृत्त का, अर्धवृत्त का केंद्र है, ठीक। तो ये जो दूरी है PR, ये क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। और अगर मैं यहाँ पे S नाम दे दूं तो ये RS भी क्या है, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या ही है ना। ये देखिए RP क्या है, त्रिज्या इस बड़े वाले वृत्त की, इसको भूल जाएं अगर हम थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, त्रिज्या है, और ये भी क्या है, RS भी क्या है, त्रिज्या है। क्लियर। अब हमने एक बनाया वृत्त यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो वृत्त है, इस वृत्त का व्यास होगा ये वाला मान,
जो कितना है 7 है। और इस वृत्त का व्यास अगर 7 है तो त्रिज्या कितनी होगी बेटा, इस पूरे छोटे वाले वृत्त का व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो गई 7/2 अर्थात 3.5। ठीक है, और अब इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर में r का मान 3.5 रख देंगे तो आसानी से आ जाएगा। देखिए लैंग्वेज हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे अर्धवृत्त में जो बना हुआ वृत्त है इस वृत्त का व्यास कितना होगा, इस वृत्त का व्यास कितना होगा, ये RS जो है वो कितना होगा इस अर्धवृत्त की त्रिज्या के बराबर। क्लियर, ये दूरी और ये दूरी सेम है ना, तो ये जो दूरी है वो बड़े वाले वृत्त अर्धवृत्त के लिए तो क्या है त्रिज्या है, और छोटे वाले वृत्त के लिए वो चीज क्या है व्यास है। क्लियर, तो इसका व्यास हो गया 7, तो इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में आप मान रख दोगे, सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी 38.5। ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, देखो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से फिर ये कट जाएगा 11 इंटू 7 कितने हो गए 77, 77/2, 77 का आधा 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। क्लियर, आसान सा सवाल है। अब देखिए इस प्रश्नावली में कुछ और भी सवाल हैं। इसमें आपके बेसिक कंसेप्ट क्या है बेटा, बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपको डायग्राम अच्छी तरह से समझना है, आपको त्रिज्यखंड आपको अच्छी तरह से समझना है, वृत्तखंड आपको अच्छी तरह से समझना है। बाद में क्या है इन सभी चीज़ों का मिक्सअप करके बनाया गया है। ठीक है, जैसे संकेंद्रीय वृत्त का एक लॉजिक और है इसी प्रश्नावली में। संकेंद्रीय वृत्त जैसे ये होता है, आप मान लीजिए एक ही वृत्त है, ठीक है, और एक और वृत्त है। क्लियर, अभी इन दोनों का केंद्र सेम है। ठीक है, इस प्रकार की आकृति बनती है और आपसे पूछा जाता है जनरली कि इस भाग का क्षेत्रफल पूछा जाता है। इस प्रकार के कुछ सवाल हैं, आसान से हैं, तो आपको क्या करना होता है, मान लीजिए ये जो है बड़ी वाली त्रिज्या वो R2 है और छोटी वाली त्रिज्या R1 है। क्लियर, तो बड़े वाले इस बाहरी ये जो भाग है ना छायांकित, इसका क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना हो तो किस तरह से करोगे कि बाहरी वाली त्रिज्या अर्थात पाई R2 है ना, उसको लेते हुए उस वृत्त का क्षेत्रफल या बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, और छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई R1 स्क्वायर होगा, है ना। और इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर आप छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो आपके पास ये जो छायांकित भाग है जिसको मैंने इसे लाइन से कर रखा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी बातें और हैं, है ना, और कुछ डायग्राम है जिनमें आप ये सारी चीज़ें अगर अप्लाई करेंगे जो अभी हमने इस वीडियो में समझी है तो आप आसानी से उन सवालों को भी आप कर सकते हैं। तो जिनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इस प्रश्नावली में से भी आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, सवाल समझ में आए होंगे, क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है जिस तरह से मैंने छांटे हैं आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही इस चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड होता है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें और अपने जो परीक्षा परिणाम है उसमें सुधार कर सकें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और दूसरे बच्चों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।